प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है मेरे 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों इससे पहले वाले चैप्टर में यानी जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक था उसके अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री सब सब्जेक्ट है क्या। और वैसे भी आपको पता है कि जो इंसेंट स्कॉलर्स भी इसको ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पुराना ही यानी हमारे इंसेंट टाइम का ही एक सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने इससे वाले पहले वाले चैप्टर में आपको बेसिकली डिफाइन करा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और बेसिक रेशू जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री जिन्हें रेशू कहते हैं, जैसे हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिफाइन कराया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है बेटा, आज क्लास में हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंसेंट टाइम में भी जो एस्ट्रोनॉमर वगैरह होते थे वो क्या करते थे, जैसे अर्थ से किसी प्लानेट की या दूसरे स्टार्स की जो है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते थे, है ना। और हम बिना कई सारे जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारा, जैसे मान लो कोई टावर है या कोई बिल्डिंग है या कोई जैसे मीनार वगैरह है, तो इन सब के हाइट को भी हम बिना उनको मेज़रमेंट कोई इंच टेप लिए बिना भी उनका मेज़रमेंट कर सकते हैं, बशर्ते हमारे को एंगल पता हो और डिस्टेंस पता हो हम कितनी डिस्टेंस पे वहाँ से खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा की सारा जो हमारे को जो कन्वीनियंस मिलती है वो मिलती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, ठीक है। वैसे भी नेविगेशन, मैपिंग वगैरह, ज्योग्राफी में और बहुत सारे सब्जेक्टों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन हम इतनी वाइड एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे जो हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट है या हमारे आगे जो भी कंडीशन आती है तो उनमें हाइट कैसे मेजर करें। बेसिकली हाइट के लिए कई बार हम डिस्टेंस का भी मेजर करते हैं, तो चलिए कैसे करते। तो इसका जो हाइट एंड डिस्टेंस है यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो सबसे पहला है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को बेटा ओनियन कोण के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब बेटा जब भी अब एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझे कुछ भी, तो आपको एक कंडीशन को ध्यान रखना है कि या तो हम क्या है किसी हाइट पे खड़े हुए हैं या हम ज़मीन पे खड़े हुए हैं। मतलब दो केसेस, अगर हम हाइट पे खड़े हुए हैं तो हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट को, ज़मीन के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, है ना। अगर हम ज़मीन पे खड़े हैं तो हम हाइट वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो बस अगर ये जो टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आ जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले मैं रफ समझाता हूँ आपको, फिर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा। जैसे आप मानो कि आप किसी ज़मीन में यानी ग्राउंड पे यहाँ खड़े हुए और आप किसी टावर या बिल्डिंग को देखते हैं जो कुछ हाइट पे है, तो यहाँ पे आप हुए ऑब्जर्वर और आप जिस ऑब्जेक्ट को वहाँ देख रहे हैं बिंदु पी पे, मान लो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हो गया, क्लियर है। तो आप क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए पहले फ्रंट में देखते हैं। तो जब हम सामने देखते हैं तो एक लाइन बनती है एक स्केल पे, ठीक है। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और अब तो आपने यहाँ देखा, यानी पहले आपने सामने देखा फिर आपने ऊपर को देखा, तो जो ये लाइन बनी है इसे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, ठीक है बेटा। और ये जो एंगल है ना, यानी जो कुछ एंगल है, मेजरमेंट है एंगल, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। यानी क्या हुआ बेटा बेसिकली कि हम क्या कर रहे हैं, हम लुकिंग अप कर रहे हैं। यानी ये वो वाला केस हो गया जब हम अपने हेड को रेज करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी पहले हमने सामने देखा फिर हमने ऊपर देखा, तो जो ये फॉर्मेशन हो रही है ना एंगल की, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर है। तो चलिए बेटा इसको फॉर्मल तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको रब करके, ठीक है। तो आप एक सिचुएशन को समझो कि मान लेते हैं कि आपके पास में एक सिचुएशन है जहाँ पे एक बिल्डिंग है या टावर है, कुछ भी दिमाग में रख लेना, है ना। और यहाँ पे टॉप पे बिल्डिंग के पे यानी एक पॉइंट को हम पी नाम दे देते, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है और आप या कोई भी हो यहाँ पे आप ऑब्जर्वर की तरह वर्क कर रहे हो, क्लियर है इस पॉइंट पे। तो आपने सबसे पहले यहाँ देखा सामने और फिर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये जो आया है ना एंगल, ये ठीक है, ये जो एंगल आया है, मान लो यही पॉइंट को मैं पी को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसे, ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट पी। तो जो ये एंगल आया है ना बेटा, ये रहा, ठीक है, इसे कहेंगे। अब इस लाइन को क्या कहेंगे, ये जो लाइन है ना हमारी, ये लाइन है जो, ठीक है,
इस लाइन का नाम कहेंगे, ये पॉइंट पी को देखने के लिए करा है, यानी यहाँ पे ऑब्जर्वर अपनी आंख से इस पॉइंट को पी को देख रहा है, तो ये कहलाएगी बेटा लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। क्लियर है? ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। और ये मान लेते हैं पी ये भी कोई एक पॉइंट है, यानी जो ये बॉटम कहो या इसे फुट कहो, इस टावर का, इस बिल्डिंग का या मीनार, जो भी आप समझ रहे हो, इसका ये फुट है। इस फुट से जो ये डिस्टेंस है ना, जहाँ पे ऑब्जर्वर लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं इसे, या लेवल कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गई। अब जो ये एंगल बनाना बेटा, यानी हमने पहले फ्रंट में देखा, फिर हमने ऊपर अपने आप को आँखों को ऊपर उठाया, तो जो ये एंगल बना दैट इज थीटा बोल देते हैं। ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एलिवेशन शब्द आपको अंग्रेजी में पता होगा, हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। एलिवेट करने का मतलब उठना, यानी ये वो केस है जब हम अपने हेड को रेज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी हम मतलब हमारा जो लेवल है देखने का, हम नीचे से देख रहे हैं और वो हम किसी हाइट पे देख रहे हैं, तब जो एंगल फॉर्मेशन होती है इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? तो चलो मैं इसको फॉर्मल तरीके से डेफिनेशन लिख देता हूँ। कंसिडर कर देते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जो एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, है ना, लेट एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर बोल देते हैं बेटा हम, ऑब्जर्वर एट पॉइंट क्या है बेटा हमारा, ओ पे मान लेते हैं। ठीक है, ओ, ठीक है ना, एट पॉइंट ओ सीज या लुक एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बेटा, एट पॉइंट पी एट सम हाइट। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ हाइट पे है वो। ठीक है, यानी ये केस हो गया लुकिंग अप वाला, लुकिंग अप। ठीक है, तो जो ये लाइन है ना ओ पी, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा इसके, देन द लाइन ओ पी इस फिगर के अकॉर्डिंग इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, यानी इस पॉइंट की लाइन ऑफ साइट कहलाती है, जबकि ये लाइन ओ ए इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। द एंगल फॉर्म्ड, एंगल किस किस के बीच में बना बेटा, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। देन द एंगल फॉर्म्ड, या एंगल कौन सा है बेटा, या मैं एंगल का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। द एंगल, ये वाला लिख देता हूँ मैं ऐसे यहाँ पे, द एंगल पी या ओ, या कहो ए ओ पी बोलो या पी ओ ए बोलो, एक ही बात है ना। आप यहाँ से ए ओ पी बोल सकते हो या पी ओ ए, कोई बोल सकते हो। तो मैं लिखता था एंगल कौन सा बेटा, एंगल ए ओ पी फॉर्म्ड between line of sight and the horizontal line is called angle of elevation। ठीक है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज, यानी यहां पे क्या है, केस व्हेन वी रेज आवर हेड, यानी हम अपने सर को उठाते हैं टू लुक द ऑब्जेक्ट, या लुक एट द ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, या लुक एट द ऑब्जेक्ट, या लुक द ऑब्जेक्ट, लुक या सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, लुक द ऑब्जेक्ट या लुक एट द
ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। एट लिख लो तो ज़्यादा बेटर रह जाएगा आपके पास में, या ठीक है ऐसी की ऐसी, अगर आपको लिखना है तो ऐसी। तो जब हम अपना हेड को रेज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जो एंगल बनता है हमारा किस किस के बीच में बेटा, लाइन ऑफ साइट के बीच में और हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी ये वो केस हो गया जब अपने हेड को रेज करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को लुक करने के लिए, यानी देखने के लिए। ठीक है, तो लुक एट द ऑब्जेक्ट, लुक एट लिख दो तो ज़्यादा ही बेटर हो जाएगा, आप कोई बात नहीं लिख देता हूँ। ठीक है, लुक एट द ऑब्जेक्ट, क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट आपका है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा डिप्रेशन वगैरह देखो दोनों एंगल लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क ये है कि एक पे हम ग्राउंड लेवल पे होंगे और हम कुछ हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को या बिल्डिंग को देखेंगे। दूसरे केस में क्या होगा बेटा, सेम, अभी इसको तो थोड़ा दिमाग में रखना है आपको। इस केस में क्या होगा कि अब आप कंसिडर करो कि आप किसी टावर या बिल्डिंग पे या किसी की रूफ पे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़े हुए हो या बैठे हुए, और आप नीचे देखते हो तो कोई गाड़ी या वगैरह या कोई ऑब्जेक्ट या व्यक्ति चलता हुआ जा रहा है, तो आप क्या करते हो, तो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सबसे पहले सामने देख रहे हैं, फिर हमारी आंखें नीचे जाती है, तो हमने जब सामने देखा दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल या लाइन, और फिर हमने नीचे देखा तो वो हमारा लाइन ऑफ साइट प्रिपेयर हुई। तो हॉरिजॉन्टल लेवल या लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नोन एज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। तो यहां देखो कि अब यहां पे आप कल्पना करो कि कैसे आप वो, ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे कि ये हमारी एक बिल्डिंग है, थोड़ा सा फिगर को इधर को बनाता हूँ मैं। मान लेते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है या कोई टॉप है और आप यहाँ पे ऑब्जर्वर की तरह वर्क कर रहे हो। अब ऑब्जर्वर देखो बेटा हाइट पे हो गया, इस केस में देखो ऑब्जर्वर जो था वो हमारा ग्राउंड पे था। क्लियर है। अब जो ऑब्जर्वर जो देखता है अपनी आंखें नीचे करके, तो सबसे पहले तो उसने बेटा सामने ही देखा होगा, है ना। तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल। अब उसने यहाँ पे देखा नीचे किसी पॉइंट पे पी पे, यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी तरफ वो देखता है। क्लियर है। तो आप देखो उसने सबसे पहले यहाँ देखा, है ना, यहाँ से फिर वो नीचे देखा, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को क्या नाम देंगे बेटा हम, लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा। ठीक है, जैसे ये हमारा एंगल क्या था, हमारा एंगल ऑफ क्या था, एलिवेशन था। तो सिमिलरली ये क्या है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। फर्क नजर आ रहा है। इसमें हम लेवल हमारा क्या है, हम नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और जबकि इसमें क्या है हम ऊपर से चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो है सेम वही चीजें, लेकिन हमारा क्या कहलाएगा, लेकिन ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में। दूसरी बात, अगर आपको पता है बेटा कि भाई ये लाइन अगर मान लेते ओ से लेकर ये ए पॉइंट मान लेते यहाँ तक है और ये मान लेते बी तक है, वैसे तो जितने मर्जी बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम लेवल बोलना है तो अगर हमें यहाँ पे स्टॉप करने यहीं तक बात करते हैं, तो आपको एक क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो ए ओ पैरेलल है हमारे किसके बेटा, पी वी के, है ना, पी वी के। तो जो एंगल ये वाला होगा ना हमारा ए ओ पी, यानी एंगल ए ओ पी इट शुड बी इक्वल टू द एंगल बी पी ओ के, यानी बी पी ओ के होगा। आपको पता क्यों होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। क्यों होगा बेटा, कि ये हमारा अल्टरनेट एंगल है ना। ऐसी तो आप स्टडी करें 9th क्लास में भी आपने, है ना, कि अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी एक्चुअली में यहाँ पे भी हम कह सकते हैं एंगल ये रहा। तो जब हम फिगर में यूज़ करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो हमें कई राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करना पड़ता है। तो या तो आप इसी को राइट एंगल बना लो, तो आप बार बार फिगर को इस तरीके से करके देखोगे, या आपको थोड़ा मतलब अटपटा सा लगेगा, या आप इसी एंगल का डिप्रेशन का यूज़ करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। लेकिन वास्तविकता में एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, ये क्या है, बस ज्योमेट्री इसके इक्वल आ रहा है। क्लियर है ना। लेकिन हम यूटिलाइज इस ट्रायंगल का करना है तो हम इसको यूज़ कर लें चाहे इसको यूज़ कर ले, बात एक ही बात बनेगी। क्लियर है। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये इस वाले केस के अंदर हम बात करते हैं बेटा कि लेट कर लेते हैं। सेकंड केस के अंदर हम लेट हमारा जो ये है एक तरीके से ऑब्जर्वर है। लेट एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ सीज या लुक करता है बेटा
एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे लुक द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P बिलो सम हाइट बोल दो या सम डेप्थ बोल देते बेटा हम, ठीक है, सम दैट। यानी ये कौन सा केस है, लुकिंग डाउन वाला केस है। और जबकि बेटा ये वाला केस कौन सा था, लुकिंग अप वाला केस था। ये ध्यान रखना बेटा, यही चीजें ध्यान रखनी बस आपको। यहां लुकिंग डाउन वाला केस हो रहा है। देन ये क्या कहलाएगा बेटा, ओ ए हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी हमारी, ठीक है। और ओ पी क्या कहलाएगी हमारी, क्या कहलाएगी हमारी बेटा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। तुम ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूं। देन ओ पी इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट ऑफ पॉइंट P, comma the line OA is called horizontal line. The angle कौन सा बेटा, एंगल AOP, एंगल AOP फॉर्म्ड बिटवीन, अब मैं जानबूझ के बेटा थोड़ा सा इससे डिफरेंस आ जाए आपको, तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लिख देता हूं, ठीक है। एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड the angle of depression. That is the case when we look या sees at the या when we क्या करेंगे बेटा, लोअर डाउन कर लेते हैं अपने हेड को, ठीक है। when we lower down to look at या see the object, ठीक है बेटा। यानी जब हम क्या करेंगे, अपने सर को क्या करेंगे, लोअर डाउन करेंगे, यानी हम नीचे देखेंगे किसी हाइट पे से, तो जब वो एंगल फॉर्म होगा वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना बेटा कि हम इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम इस एंगल का यूज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा वो होता है। क्लियर है? आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बेटा आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, एल्गोरिथम या आप कहो ने कोई केयरफुल वाले जो पॉइंट्स हैं वो, जिससे आप हर टाइप का जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो होगा, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको एल्गोरिथम बताता हूँ कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बेटा तो चलिए बेटा जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं बोर्ड पे, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये जो स्टेप है बेटा आप इनको फॉलो कर सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉब्लम है उसको ढंग से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्लियर है? अगर आप ना भी फॉलो करो तब भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाती है ना, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में वही दिमाग में रखते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा भागदौड़ आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो ये स्टेप हालांकि कोई बुकों में ऐसे है नहीं, आप अपनी तरीके से भी यूज़ करो। मैं कह रहा हूँ ना, मे भी हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते इसे, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको यूज़ करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम है। तो वो कौन से, देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस वी मे यूज़ द फॉलोइंग एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं बेटा, एक तरीके से प्रोसेस को कहते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आती है। तो पहला काम क्या है बेटा, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड ड्रॉ ए सिंपल या रफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन प्रॉब्लम। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आप जब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो तो आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो।
जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उससे रिलेटेड एक ना डायग्राम बनाओ, जिसे हम सिंपल या रफ डायग्राम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, डायग्राम बनाने के बाद में आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज या अननोन एंड कंसीडर देम एज एच है बेटा, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। अब दूसरा काम क्या करना है बेटा, आपको उस प्रॉब्लम को रीड करने के बाद में आपको आइडेंटिफाई करने कि उसमें कौन कौन सी अननोन क्वांटिटी है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, या हमें हाइट फाइंड करनी है, या डिस्टेंस फाइंड करना है, या हमें क्रॉस डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उनको आइडेंटिफाई करो, और या एक से ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम उन्हें एच एक्स वाई जेड या अपने अकॉर्डिंग आप ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो, ठीक है। नाउ इन स्टेप्स के बाद में आता है स्टेप नंबर 3 आपका। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि जब हम डायग्राम बना देंगे तो आप देखोगे कि वो डायग्राम क्या बन रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे। तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करना है बेटा, यूज ईच राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हमें हर एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है in the diagram and make equation by using the trigonometric ratio such as tan theta, cot theta, sin theta वगैरह वगैरह। अब क्या करना है, जो भी हमने डायग्राम बनाया उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल जो भी आएगा, हर एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करने के बाद में हमें कुछ इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है। अब इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक फंडा लिख दिया है, यहाँ पे ये फंडा बनाया हुआ है मेरा। आप क्या कर सकते हो बेटा, ऐसा दिमाग में रखोगे तो आपकी 98% प्रॉब्लम मैं गारंटी दे रहा हूँ इसी फंडे पे सॉल्व हो जाएगी। यानी करना क्या है, आपको दिमाग में ज़्यादा चीज़ें रखनी नहीं, क्या करना है, न्यूमरेटर में आप अननोन क्वांटिटीज़ को रखोगे, यानी जो क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, जैसे हमें हाइट निकालनी है तो हाइट आप न्यूमरेटर में रखोगे, और फिर क्या रखोगे, जो नॉन वैल्यू दे रखी होगी आपको, मान लो कोई डिस्टेंस गिवन है उसको आप डिनोमिनेटर में रखोगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखने के बाद में उस ट्रायंगल से रेशियो कौन सा बन रहा है, क्या वो tan बन रहा है, cot बन रहा है, sin बन रहा है, या कुछ भी बन रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखते होगे बुकों के अंदर ये भी लिखा रहता है tan या cot बनता है, ठीक है, tan या cot बनता है, लेकिन कई बार आप केसेस में देखोगे sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, यानी हर तरह का रेशियो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बस 98% क्वेश्चनों में आप यही अप्लाई करो, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है बेटा, आप सॉल्व इक्वेशन फॉर अननोन, यानी जो भी अननोन के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे स्टेप नंबर आपके 3 में, तो उनको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में जो भी आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो मे भी बेटा आपको, आई होप ये मेरी एल्गोरिथम समझ में आई होगी, और इस बात को तो बिल्कुल आपको बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरीके से बसा देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको देखो इसी को एल्गोरिथम के बेसिस पे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाता हूँ, और हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप एक एक टाइप करते जाओ और फटाफट सारे क्वेश्चन पूरे होते जाएंगे। तो चलिए प्लीज़ नोट कीजिए इसे आप बेटा। तो चलिए बेटा, जो अब तक हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी उसके बेसिस पे हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारी फर्स्ट टाइप है हमारी हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, वो एरिया हमारी टाइप फर्स्ट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंगल एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ये मैंने टाइप बनाई है, जिसके अंदर क्या करेंगे बेटा, हम जो सिंगल एंगल, यानी आपको एक एंगल मिलेगा, और आप कह सकते हो कि एक ही ट्रायंगल आपको मिलेगा अवेलेबल। आप यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल की भी बात कर सकते हो, ठीक है, यानी एक सिंगल एंगल मिलेगा आपको, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, और वो एक ही ट्रायंगल बनेगा। यानी हम कह सकते हैं हमारे पास में जो अवेलेबल ट्रायंगल होगा वो हमारा वन ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो देखिए बेटा कैसे क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है ना, एक टावर है जो वर्टिकली यानी सीधा तरीके से ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से अगर हम एक पॉइंट पे बात करें, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के कितनी दूरी पे है वो पॉइंट, 15 मीटर दूरी पे। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो देखो टावर इस तरीके से मान लो कि ये आपका टावर है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ ग्राउंड पे जाके कहीं पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी यहाँ से लेकर जो ये एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज कितने डिग्री का है बेटा, वो 60 डिग्री का एंगल है, क्लियर है। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, यानी अननोन क्वांटिटी क्या है हमारे पास में यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर। अब आप रिवर्स करो वीडियो को या पीछे से देखो वीडियो को थोड़ा सा, तो आपको नजर आएगा कि मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूँ। तो पहला स्टेप क्या था बेटा, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर तरीके से यानी अच्छी तरीके से रीड करना, रीड करने का काम हमने कर दिया, और हमें पता चल गया है कि इस फिगर के अंदर एक टावर है,
और उसके बेसिस पे हमें एक रफ या सिंपल स्केच बनाना है फिगर। तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास में एक सिंपल जो फिगर है वो ये रहा, यानी ये हमारा टावर है और ये रहा टावर के फुट से ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है। यहाँ से टावर का जो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ कितने डिग्री का बेटा 60 डिग्री। अब हम नॉमिनेट कर देते हैं इसे ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी, और यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? तो ये हमने इसके बेसिस पे हमने क्या बनाया, इस जो हमने क्वेश्चन दिया उसके बेसिस पे एक सिंपल डायग्राम प्रिपेयर कर दिया। अब थोड़ी सी अगर आपको क्वेश्चन को सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस करना है तो आप क्या कर दो, थोड़ी सी इसकी कंसिडरेशन लिख दो। तो लेट कर लेते हैं बेटा, जो ए बी है हमारे यहाँ पे क्या है बेटा, ए बी रिप्रेजेंट्स करता है बेटा, रिप्रेजेंट्स द टावर। दूसरा जो ये है हमारी बी सी है या सी बी है, बी सी रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट तो मैंने लिख दिया है, दो बार रिप्रेजेंट नहीं लिखते बेटा, ऐसे लिख देता हूँ खाली में, बी सी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर एंड एंगल कौन सा बेटा, ए सी बी या बी सी ए कहो, ए सी बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? तो हमने डायग्राम बनाया, रीड करके अच्छा आसानी से बना दिया डायग्राम, उसके बारे में कंसिडरेशन थोड़ी सी लिख दी। अब जो अननोन क्वांटिटी है यानी जो ये हाइट है टावर की, दैट इज एच कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट एच बी द मीटर में, ठीक है, एच बी द हाइट ऑफ टावर इन मीटर। ठीक है बेटा, यानी हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो हमने क्या मान ली, एच मीटर कंसिडर कर ली। अब मैंने बताया था, देखो पहला स्टेप हमारा हो गया, प्रॉब्लम को रीड करा, उसका एक सिंपल स्केच भी बना दिया हमने, यानी डायग्राम भी बना दिया और कंसिडरेशन भी लिख दी। अब उसके बाद में क्या था, अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना था उनको, और जो भी एच या एक्स वाई जेड लेना। तो नेक्स्ट स्टेप भी मैंने अप्लाई कर दिया है कि मैंने अननोन क्वांटिटी, मुझे पता चला कि हाइट फाइंड करनी है, तो मैंने हाइट को कंसिडर कर लिया एच मीटर में, तो क्योंकि बहुत जो दूसरे फेजेज हैं इसके अंदर मीटर में दिए हैं, तो हमने अननोन क्वांटिटी मीटर को हमने एच मीटर मान लिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा, कि जो भी ट्रायंगल बन रहे थे उन सभी ट्रायंगलों का यूज़ करना, इक्वेशन बनानी है, फिर उन्हें सॉल्व करना है। तो एक ही ट्रायंगल बन रहा है, जैसा कि मैंने टाइप में डिस्कस करा था, सिंगल एंगल के लिए या सिंगल ट्रायंगल के लिए। तो देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ए बी सी की बात करें, मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। अब देखो बेटा, जो मैंने बताया था आपको, एक फार्मूला बताया था मैंने कि अननोन जो हमें फाइंड करना, उस क्वांटिटी को न्यूमरेटर में रखो। तो यहाँ पे हमें ए बी फाइंड करना है, यानी ए बी को तो न्यूमरेटर में रखा हमने, और डिनोमीटर में गिवन क्वांटिटी क्या है, इसने बोला है कि जो 15 मीटर अवे, यानी जो ये बी सी डिस्टेंस है ना, ये आपको 15 मीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप लिख सकते हो कि अब बी सी की जो वैल्यू है, इन्होंने 15 मीटर गिवन है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब हमें जो नॉन क्वांटिटी है, यानी जो बी सी है, उसको यहाँ लिखा। अब आप यूज़ करो कि ये बन क्या रहा है, रेशो कौन सा बन रहा है, यानी हमने पहले परपेंडिकुलर लिया फिर बेस लिया। इट मीन्स ये बन रहा है आपका tan, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, यानी tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह है 60 डिग्री। अब ए बी को हमने क्या कंसिडर करा बेटा, एच, और बी सी दोनों गिवन है, वो है आपका 15, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 होती है। तो इट मीन्स जो h की वैल्यू आ गई 15√3 आ गई मीटर में। तो मैं बाकी आंसर में लिख देता हूँ, हैंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। ठीक है बेटा, दैट इज जो h की वैल्यू निकाली है हमने, वो 15√3 मीटर निकाली है। करेक्ट? ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताई थी वही मैंने इसके अंदर फॉलो करी है। ठीक है, तो चलिए बेटा नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं फिर हम। चलिए,
तो चलिए बेटा, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा बेटा, टाइप वही है हमारी। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि एक टावर है, यानी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले कराया था कि टावर है, टावर के जो टॉप से किसी ग्राउंड पे एक पॉइंट से, ठीक है ना, विच इज़ जो पॉइंट है हमारा 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी एक टावर है, उसके टावर के जो फुट है उससे 30 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, तो उससे जो पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी उन्नयन कोण बन रहा है, वो 30 डिग्री का बन रहा है, यानी 30 डिग्री का। तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो हमने क्वेश्चन रीड करा, पहला स्टेप फॉलो करा। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो फटाफट। तो मान लेते बेटा ये रहा हमारा टावर, ठीक है, और ये रहा ग्राउंड हमारा, ओरिएंटल लाइन बन गई, और यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो इसका टावर का जो वो है बेटा, ठीक है, टावर का टॉप है, इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का। तो नॉमिनेट कर देते हैं इसे ए और इसे बी, और यही हमारा राइट एंगल बन रहा है, और ये पॉइंट सी हो गया। तो थोड़ी सी कंसिडरेशन लिख देते हैं, लेट ए बी रिप्रेजेंट्स टावर और बी सी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C from foot of the tower and जो ये एंगल है ACB एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अननोन क्या है बेटा, उसने बोला अननोन क्वांटिटी है जो हमें हाइट फाइंड करनी है, यानी इसको h कंसिडर कर देते हैं। Let the height of the tower be h, यानी ये मीटर में है बेटा, ठीक है। दैट इज हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू एच मीटर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमने पहला स्टेप फॉलो हो गया हमारा, क्वेश्चन को रीड करा, एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करा, अननोन क्वांटिटी को फाइंड करा हमने, और जो ये, ठीक है ना, जो गिवन क्वांटिटी यानी नॉन क्वांटिटी क्या बोला है इसने, 15 मीटर अवे, या सॉरी 30 मीटर अवे है, तो ये रहा हमारा 30 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा इसे भी कि जो बी सी की वैल्यू है वो 30 मीटर है। क्लियर है। तो उस काम हो गया हमारा, वही कि वही जो करा था, पहला रीडिंग कर लिया प्रॉब्लम को, एक सिंपल डायग्राम प्रिपेयर कर लिया, अननोन क्वांटिटी को कंसिडर कर लिया, गिवन जो क्वांटिटी थी उनको लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या था कि हमें जो भी ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, उस हर राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करना है। तो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है जैसा टाइप में मेंशन करा था, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जाते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बेटा, ए बी सी, यानी राइट एंगल यहाँ है, तो ए बी सी में अगर हम बात करें, अननोन क्या है हमारा, हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी, और जो नॉन क्वांटिटी है वो क्या है हमारी बी सी। अब वही रेशियो देखो क्या बन रहा है, देखो बेटा इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो हमने रेशियो क्या लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट मीन्स tan थीटा, और यहाँ थीटा के प्लेस पे कितना दिया है बेटा, 30 डिग्री दिया है। क्लियर है ना, 30 डिग्री का एंगल है। अब ए बी को हमने h कंसिडर करा है, और बी सी इन्होंने गिवन है वो है आपका 30 मीटर है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगा 1/√3 होता है। तो h की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 30 को उधर मल्टीप्लाई में ले गए हम, ठीक है। अगर आपको देखो आंसर छोड़ना है यहाँ तक छोड़ सकते हैं, बट मैंने आपको मैथमेटिक्स में सिखाया है कि अगर आप कभी भी माइनस साइन को न्यूमरेटर में देखो तो सॉरी डिनोमिनेटर में देखो, उसे न्यूमरेटर में आप यूज़ करो, है ना। और अगर रूट वाली टर्म यानी स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो उसको रेशनलाइजेशन करके उसको हटाने की कोशिश करो, है ना। तो यहाँ पे रूट टर्म है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, इस केस में रेशनलाइजेशन करने का मतलब है कि √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कर दो, यानी √3 यहाँ पे भी लिखा हमने, यहाँ पे भी। इससे क्या होगा, देखो बना हुआ वही की वही है हमारा, बस हमने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर दिया। अब जो आएगा बेटा ये आ जाएगा आपका 30√3, लेकिन √3 की √3 से करेंगे, आपको पता है √x की मल्टीप्लाई आप √x से करते हो या √x का स्क्वायर करते हो तो आपके पास में x आता है खाली, ठीक है। वो कट जाता है क्योंकि 1/2 होती है पावर उसकी, तो यह आ जाएगा आपका सिर्फ 30।
3 आ जाएगा, तो 3 को काटेंगे 30 से तो ये आ जाएगा बेटा आपको अंडरवुड में 3 आ गया। हैंस ठीक है, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, दैट इज, और लिख सकते हैं एच की वैल्यू आई है हमारे पास में 10√3 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी और देखो वही स्टेप्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं बता रहा था ना 98% केसेस में वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, है ना, वही क्वेश्चन से काम हो जाएगा और वही जो एल्गोरिथम मैं समझा रहा हूँ वही की वही यूज़ हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए बेटा नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कह रहा है एक जो सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो एक रोप के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है ना, आपने देखा होगा जैसे कि भाई वो एक किसी टॉप से टाइड करते ज़मीन से और उस रोप पे वो चढ़ना शुरू कर रहा है। तो वही वाला केस आपको बता रखा है इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो एक पोल है, ठीक है, पोल से के टॉप से और ज़मीन के ग्राउंड से जो रोप बंधी हुई है उस पे वो चढ़ रहा है और जो रोप की लंबाई है वो कितनी है बेटा 20 मीटर लंबी है। क्लियर है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। अगर ग्राउंड लेवल और जो उसके रोप के बीच का जो एंगल है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, है ना, तो वो कितने डिग्री का बेटा 30 डिग्री का। हालांकि एनसीईआरटी बुक के अंदर में बेटा इसका डायग्राम दिया है, मैंने जानबूझ के डायग्राम नहीं बनाया है ताकि हम बनाना सीखें इस तरीके। ठीक है, तो कैसे डायग्राम बनाएंगे बेटा इसका, आप देखो सॉल्यूशन। अब एल्गोरिथम आप चाहे फॉलो करो या मत करो लेकिन काम वही हो रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक पोल है और यहाँ ग्राउंड से ये जो रस्सी है इस पॉइंट से इस पोल के टॉप पे बंधी हुई है। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा पोल ए बी और ये मान लेते हैं पॉइंट सी है और ये हमारी रोप है। ठीक है, तो रोप की लंबाई इन्होंने 20 मीटर की बन गई है ना, और हम मान लेते हैं जो हमें हाइट फाइंड करनी है इसकी पोल की वो एच है। अच्छा, ये डिस्टेंस इसने दी नहीं दी कुछ भी, लेकिन यहाँ दिया ये रहा। तो लेट कर लेते हैं थोड़ी सी कंसिडरेशन, लेट ए सी रिप्रेजेंट रोप और ए बी द पोल एंड एंगल ए सी बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। नाउ अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का दिया इन्होंने बना रहा है पोल के साथ में, ये दिया है 30 डिग्री का दिया है। ठीक है, यानी एंगल ए सी बी इन्होंने 30 डिग्री का दिया है और जो ए सी की जो हाइट है वो दी है इन्होंने, यानी लेंथ है जो 20 मीटर दी है। तो अब हमारे पास में अननोन क्वांटिटी क्या है बेटा, हाइट ऑफ द पोल। लेट हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर है। ठीक है बेटा, यानी आपके पास में जो ए बी है वो आपने एच मीटर कंसिडर कर ली। ठीक है, अब मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना है। तो देखो बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल मैं ऐसे ही बना देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी के अंदर देखते हैं बेटा, यही बताया था ना मैंने। अब देखो आप या तो tan का यूज़ कर लो, जैसा आपको अधिकतर बताया था tan या cot का, उससे मिलने वाला आपको कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैंने आपको जो बताया था वो फंडा देखो क्या था, जो नॉन क्वांटिटी होती है यानी जो हमें गिवन है वैल्यू उसको डिनोमिनेटर में रखना है और जो अननोन क्वांटिटी है उसको न्यूमरेटर में। तो देखो बेटा अननोन क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, ए बी, तो यहाँ ए बी को हमने न्यूमरेटर में रखा और जो नॉन क्वांटिटी है यानी ए सी उसको रखा डिनोमिनेटर में। अब हम देखेंगे ये रेशो कितना बन रहा है इस 30 डिग्री के एंगल के लिए। तो देखो बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन एंगल होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री दिया तो हम लिख सकते हैं बेटा साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। नाउ ए बी को हमने एच कंसिडर करा है और ए सी आपको 20 गिवन है। आपको होता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो यहाँ से आप एच देखोगे 20
उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी 10 मीटर आ जाएगा, यानी h की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 10 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द पोल कितनी है बेटा, हाइट ऑफ द पोल कितनी है, इज 10 मीटर, या हम कह सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर है। क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप नोट करो बेटा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। तो चलिए बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है बेटा, एक पोल है यानी एक खंबा है जिसकी हाइट 5 मीटर है, उस पर एक फॉल्ट हो गया है। तो उस इलेक्ट्रीशियन को क्या करना है, उस फॉल्ट को क्या करना है, ठीक करना है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। कह रहा है कि भाई अगर मान लो कोई ये पोल है, अब पोल के ऊपर वायर जा रही है, तो अगर हमें यहाँ पे इसके पोल के ऊपर आपको क्या करना है, जो ये पोल है अगर इस पे आपको लेडर लगाना है ना, लेडर लगाने के लिए क्या करोगे बेटा, आप अब डायरेक्ट ऊपर हाइट पे तो नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, उससे थोड़ी नीचे हाइट पे जाओगे लेडर लगाने के लिए, है ना। तो कह रहा है कि लेडर को किस हाइट पे लगाया जाए, है ना, लेडर को हम किस हाइट पे लगाएं और उसकी लेंथ कितनी होगी, है ना। तो लेडर जो है हमारी 1.3 मीटर बिलो लगेगी पूरी टोटल हाइट से, और उसकी लेंथ कितनी होगी ये उसने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछता है, सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी हमें लेडर को क्या करना है, 60 डिग्री पे लगाना है टू दी हॉरिजॉन्टल से, वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ताकि वो अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंच जाए। क्लियर है। दूसरा, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। तो बेटा मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ, मतलब और कितनी दूरी पे उसको लेडर रखनी चाहिए। तो देखो डायग्राम से आपको समझ में आएगा। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी कभी इस तरह से यानी इसने √1.3 की वैल्यू लेने के लिए बोला है कि यू मे टेक √3 की वैल्यू 1.73। इट मीन्स कहीं ना कहीं √3 आना है, और हमें जहाँ पे √3 आएगा वहाँ पे इसका यूज़ करना है। क्लियर। तो मान लेते हैं ये हमारा एक पोल है ना, जैसे मान लेते हैं ये पोल है और ये ग्राउंड है, और हमने लेडर यानी जो सीढ़ियाँ लगा दी यहाँ लगा दी। अब यहाँ पे वायर है ना, तो पोल के ऊपर वायर है, तो हमें इस पोजीशन पे जो फॉल्ट हुआ है या यहाँ इसमें कहीं पे भी हुआ है तो हमने लेडर लगानी है। ठीक है ना। तो ये पूरा की पूरा जो पोल है हमारा, मान लेते हैं लेडर हमारी पूरी की पूरी जो लेडर की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है, यानी लेडर हमारी मान लो यहाँ पे इधर है। ठीक है, लेडर यहाँ पे लगानी है हमें इस पॉइंट पे, और जो फॉल्ट हुआ है वो ये रहे ऊपर के तार। आप कहोगे चलो ये तार हटा देते हैं, कहीं आप सोचोगे तारों में उलझ जाएगी हमारी जो वो है। ठीक है, तो ये यहाँ मान लो तार ऊपर है थोड़े से। ठीक है, तो फॉल्ट मान लो इनमें हुआ या इनमें भी हुआ है, तो जो हमारे जो वर्कर हैं, बड़े कर्तव्यनिष्ठ वर्कर हैं, वो कैसे इस लेडर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे यानी सेट करेंगे, और फिर वो फॉल्ट को ठीक करने के लिए जाएंगे। क्लियर है। तो ये तो हाइट, टोटल जो हाइट दी है इन्होंने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट दी है पोल की, वो दी है आपको 5 मीटर के दी है ना। और ये जो हाइट दी है इन्होंने यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें, ये कितनी हाइट दी है बेटा इन्होंने, ये दी है हमें 1 कितना दिया है इन्होंने, यहाँ दिया 1.3 मीटर दी है। क्लियर है। तो ये हाइट 1.3 मीटर हो गई। तो ये जो हाइट बची, बाकी की जो हाइट बची हमारी यहाँ तक, ये कितनी होगी, इसमें से अप्रॉक्सीमेट माइनस करके निकाल देंगे। नाउ इसको नाम दे देते हैं बेटा हम A पॉइंट, और इसे B, और इसे C, और इसे ले लेते हैं हम पॉइंट P। तो जो पूरा हमारा ये पोल है, तो लेट देखो बेटा अगर आप कंसिडर करो तो जो PB है, PB रिप्रेजेंट, पंजाब नहीं है बेटा, प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स करता है हमारा द पोल। ठीक है, और BC क्या है बेटा, BC डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C मतलब फुट ऑफ लेडर फ्रॉम फुट ऑफ पोल। और जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है वो AC द लेडर, यानी ये लेडर है। ठीक है,
अच्छा, लेडर की हमें लेंथ तो नहीं दी, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं बेटा, उसको हम x कंसिडर कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस भी हमें अननोन है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, हम डिस्टेंस को y कंसिडर कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखो हमने लेट कर लिया जो लेंथ ऑफ लेडर है, लेंथ ऑफ लेडर यानी जो सीढ़ी की लंबाई है AC, उसको हमने x मीटर कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। दूसरा BC जो डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस को हमने क्या कंसिडर कर लिया, y मीटर। आपकी इच्छा है, आप कोई से भी लेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं AB की बात करते हैं। नाउ अगर हम AB की बात करें, जो AB होगा बेटा वो क्लियरली आपको दिख रहा है, AP में से हम PB में से हम AP माइनस कर दें, यानी PB माइनस आपका क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। यानी 5 में से 1.3 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3.7 मीटर अराउंड आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक है। अब यहाँ तक तो हमारे पास में अवेलेबल डेटा ही है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एंगल गिवन है, उन्होंने कितना बोला था, 60 डिग्री बोला है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, एंगल हमारा ACB इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी गिवन है, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा, ठीक है। अब हमें बात करना है, इसकी निकालनी है, लेंथ ऑफ लेडर निकालनी है। तो देखो बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बेटा, हमारा ABC, यानी ABC के अंदर जाते हैं। क्या कहानी हो रही है ABC के अंदर, देखो बेटा, जो चीज़ हमें गिवन होती है उसको हमें डिनोमिनेटर में, और जो हमें फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर में। तो यानी हम कर सकते हैं बेटा इधर AC अपॉन गिवन क्या है हमारे पास में, यानी AB है ना। अच्छा, AB की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको ये 5 पूरा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने कितने निकाली है, 3.7 मीटर निकाली है, ठीक है। तो ये जो 3.7 है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो टोटल वैल्यू है वो हमारी 5 मीटर है ना। तो ये हो गया हमारा क्या रेशो बना बेटा, देखो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यही है, या हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो आप गौर से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नहीं है, यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी AC को हमने क्या रखा है, न्यूमरेटर में, क्योंकि वो अननोन था। आप ऐसे भी निकाल के यूज़ कर सकते हो, आंसर आना सेम ही है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि एक सीधा सा लॉजिक बन जाएगा हमारा कि अननोन को, यानी यहाँ पे अननोन हाइपोटेनियस है, उसे न्यूमरेटर में लिखा, और जो डिनोमीटर में हमारे को गिवन है यानी AB को रखा डिनोमीटर में। अब ये रेशियो देखो, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता तो साइन थीटा होता, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर है, यानी उसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, और जो थीटा की वैल्यू है वो है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अब AC को हमने कंसिडर करा x, और जो AB है वो है हमारा 3.7, और कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी है, देखो साइन 60 की होती है √3/2 होती है, कॉसेक का रिवर्स कर दो उसका उल्टा, यानी 2/√3 होती है। तो बाकी काम बेटा हम यहाँ कर सकते हैं, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2 × 3.7 आ जाएगी, और ये √3 आ जाएगी। क्लियर है, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 की से 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1 हो गया, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 और 1 आपका 7 हो गया, यानी इतना आ गया, और अंडर रूट में 3 आ गया। लेकिन इन्होंने बोला है भाई साहब ने कि अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी लेनी है, अंडर रूट 3 की वैल्यू जो लेनी है बेटा हमारे को, वो लेनी है 1.73। क्लियर है बेटा, यहाँ देखो इसने बोला है अंडर रूट 3 को 1.73 यूज़ करना है, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा बेटा 4.2774। अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, पूरा वो होगा नहीं, अप्रॉक्सीमेट को शॉर्ट लिख देता हूँ। और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें इसे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 4.28 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है बेटा, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। आप करके देख लेना इसको डिवाइड करके, ठीक है। नाउ अगेन की बात करें, अगेन अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, इसी में जाते हैं दोबारा, क्योंकि अब हमें ये डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। तो ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, अब हमारे लिए अननोन क्या है, यहाँ पे BC साइड है यानी बेस है,
तो हमने बेस को लिखा यहाँ पे बेस BC ऐसी, और जो नोन है यानी AB को ऐसी लिखा, और रेशियो देखा। देखो बेस अपॉन में क्या निकालना बेटा, हमारे को परपेंडिकुलर लिखा है, तो देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता तो tan थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने बेस ओवर परपेंडिकुलर यूज़ करा है, तो ये हो जाएगा हमारा cot 60 डिग्री। विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बेटा कि जो BC की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में y, और जो ये है हमारी 3.7 है, और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan 60 होता है √3, है ना, तो cot का क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी 1/√3, यानी y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3.7 और डिवाइड में √3, और 3.7 डिवाइड में √3 को 1.73 यूज़ करेंगे। देखो सेम वही केस हो रखा है, यहाँ पे 2 टाइम से डिवाइड कर रहे थे √3 को, और यहाँ पे 1 टाइम से, तो हम क्यों ना इसी का हाफ कर देना बेटा, तो ये आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.14 मीटर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 2.14 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसे ही करा है। ठीक है डायरेक्ट, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी जमीन से ऊंचाई पे 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। क्लियर है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कर रखा है बेटा, जो पतंग उड़ रही है ना उसका जो स्ट्रिंग है यानी जो धागा है उसका जो मंजा या सद्दी जो भी कहते हो, उसको क्या कर रखा है ग्राउंड से एक पॉइंट पे बांध रखा है। ये वही वाला केस हो गया कि कई बार हम भी बचपन में ऐसे करते थे कि भाई हवा सही चल रही होती तो पतंग सुन होती थी, तो उसको क्या करते थे एकदम सही ऐसे रख के और छत पे किसी चीज़ से बांध के चले जाते थे। तो ये उस स्थिति को दिखाना चाह रहा है, कह रहा है कि उसको टेम्पररी क्या कर रखा है, बांध रखा है, उससे ग्राउंड से अटैच कर रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है कि ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन हो रहा है उसका जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री का है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज ए नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। कह रहा है हमें उस धागे की लंबाई निकालनी है, ये मान के चलो भी पतंग सुन रहे हैं ना, उसके अंदर कोई स्लैक मतलब कोई लचक नहीं आ रही है। क्लियर है, तो चलिए बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, मान लेते हैं ये रे हमारी हाइट है एक 60 मीटर की और ये रहा ग्राउंड हमारा, तो इस ग्राउंड से इस पे पतंग यहाँ उड़ रही है ए पॉइंट पे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ये जो धागा है पतंग का ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड से, 60 डिग्री का। और जो ये हाइट है ना बेटा, ये जो हाइट जिस पे पतंग उड़ रही है वो 60 मीटर की है, मतलब दोनों ही 60 मीटर, ये वो 60 है दिया है वैल्यू में और ये 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये लेंथ निकालनी है, हमें इसको कंसिडर कर लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो कंसिडरेशन देखो बेटा, लेट द काइट अटैच विद स्ट्रिंग इज फ्लाइंग एट द height of 60 meter at point A मान लेते हैं। ठीक है, A पॉइंट पे मान लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बेटा, एंगल ACB आपका दिया है 60 डिग्री दिया है, और दूसरा जो हाइट है AB दी है वो कितनी दी है इन्होंने 60 मीटर दी है। और लेट हम क्या कर लेते हैं बेटा कि जो लेंथ है AC वो x हमारी मीटर है, यानी जो धागे की लंबाई है वो 6 मतलब x मीटर मान लेते हैं। नाउ हम ट्रायंगल में जाते हैं, इसी वाले में राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC की बात करें, ABC की बात करें बेटा, इसके अंदर नहीं त्रिभुज ABC में बात करें तो अननोन हमारा AC है, तो यहाँ पे वही बेटा AC अपॉन में नोन क्या है हमारा AB। अब ये रेशो क्या बन रहा है देखो बेटा,
हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता तो साइन थीटा होता, बट यहाँ हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है यानी कॉसेक थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या दिया है बेटा 60 डिग्री है। नाउ ए सी की वैल्यू क्या कंसिडर करें बेटा हमने x, और ए भी आपके सामने है 60, और आपको पता है कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो x आ जाएगा बेटा 2 × 60 और डिवाइडेड बाय √3। यहाँ √3 की वैल्यू नहीं दी है तो हम बेटा रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, √3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और ये रहा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 120, तो ऐसे ही रहा मल्टीप्लाई करने पे, और ये √3 और ये हो जाएगा सिर्फ 3, यानी ये हो जाएगा आपका 40√3 मीटर। ठीक है, हैंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। दैट इज हम कह सकते हैं या तो x की वैल्यू जो निकाली हमने 40√3 मीटर है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए इसे आप। तो चलिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा टाइप वही है हमारी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। कह रहा है कि एक जो ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट इन्होंने 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है, वो क्या है किसी चिमनी से, चिमनी आप समझते हो ना जिससे धुआं वगैरह निकलता है किसी इंडस्ट्री या फिर वैसे भी भट्टे वगैरह होते हैं उन पे से, तो वो चिमनी में से जो चिमनी की हाइट है उससे वो 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है। क्लियर है, ऑब्जर्व करता है मतलब। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री है। यानी जो ऑब्जर्वर है, यानी वो एक लेडीज़ है या गर्ल है, वो जो देखती है चिमनी के टॉप को देखती है तो उससे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 45 डिग्री का बनता है बेटा। नाउ व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की हाइट कितनी है। तो बेटा वही करते हैं हम जैसे हम कंसिडर करते आ रहे थे। मान लो ये हमारी चिमनी है और यहाँ पे कहीं पे इस जगह, ठीक है, इस पॉइंट पे एक जो ऑब्जर्वर है लेडी वो यहाँ पे खड़ी हुई है जिसकी हाइट है हमारी 1.5 मीटर है। क्लियर है, ठीक है, और ये यहाँ से अगर ये ऑब्जर्व करती है आई से तो ये पता चलता है बेटा ये 45 डिग्री का एंगल बनता है एलिवेशन का, है ना। तो हम इसको नॉमिनेट कर देते हैं ABC मान लेते हैं, ये हो गया आपका D और ये E हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब जो हाइट है ना, ये पूरी की पूरी जो हाइट है ये हमें फाइंड करनी है। कंसिडर कर लेंगे इसे, मान लेंगे हम H मीटर अलॉन्ग, ठीक है। अच्छा, ये जो 1.5 मीटर है तो ये भी बेटा हमारा इसके सामने 1.5 मीटर होगा, है ना। दूसरी बात कि ये डिस्टेंस इसने दी है 28.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि इस चिमनी की हाइट कितनी है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन के अंदर हमने रफ डायग्राम प्रिपेयर कर लिया है ना। तो क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा कंसिडरेशन देते हैं। लेट हम मान लेते हैं AB रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट्स चिमनी, है ना बेटा, और जो है DC रिप्रेजेंट दोबारा नहीं लिखता मैं, ऐसे लिखता हूँ DC मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्जर्वर। क्लियर है। और ये क्या है CD द डिस्टेंस फ्रॉम चिमनी एंड एंगल कौन सा बेटा ADE एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। तो ये तो हमारी रही सिंपल कंसिडरेशन। अगर आप ना लिखो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब आते हैं मेन उसके ऊपर काम करने के, उसके ऊपर फिगर के ऊपर, ठीक है। देखिए तो मेन काम क्या करना है बेटा हमारे को, यहाँ पे देखो ये गिवन है हमारे को, यानी जो BC है वो इक्वल टू होगा ED, और इन दोनों की जो मेजरमेंट है बेटा वो 25 मीटर होगी। भाई ये वाला पोर्शन इसी के तो इक्वल होगा। नाउ सिमिलरली अगर आप देखें बेटा जो DC वाला पोर्शन है वो EB के इक्वल होगा, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो 1.5 मीटर होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या गिवन जो कंडीशन दी है, ठीक है।
अब इसकी बात करते हैं कि जो हमारी जो ए ई है, यानी जो ए ई है ये कितना होगा बेटा, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो x कंसिडर कर लेते हैं, यानी x यानी मीटर में है बेटा ये, है ना। और जो ए बी जो हाइट है, ए बी हाइट को हमने h मीटर में मान लिया हमने ए बी, ठीक है बेटा। ये आप इस तरीके से, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे शॉर्ट बना सकते हो, मेन काम जो होगा अभी मैं बता दूंगा कहाँ से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको लिख के दिखा दी क्या है। अच्छा, जो ए बी की जो वैल्यू है, आल्सो जो ए बी है इट इज़ इक्वल टू है हमारी ए ई और प्लस आपका ई बी के इक्वल है। और अभी हमने ई बी की जो वैल्यू है वो क्या है आपको पता है, ए बी तो एच है, ए ई की वैल्यू कितनी मान ली हमने, कंसिडर कर लिया एक्स, और ई बी की वैल्यू कितनी बेटा 1.5 मीटर है। मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, यानी अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो बस हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपका मेन है, तो हम जाते, मैंने बताया था हर एक ट्राइंगल में यूज़ करना है हमें। तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, ये रहा यहाँ पे ए ई डी में। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहाँ पे बनना है बेटा, ई पॉइंट पे, तो ए ई और ये आपका पॉइंट हो गया डी वाला, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं। अब मेरी जो एल्गोरिदम मैंने बता रहा हूँ वो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो गिवन होता है हमारे को उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो हमें अननोन यानी जो हमें फाइंड करना है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और फिर हम रेशियो को देखते हैं क्या रेशियो बन रहा है। तो ए ई हमें फाइंड करना है, यानी अननोन है, तो ए ई ओवर डी ई या ई डी, डी ई बोलो या ई डी बोलो दोनों इक्वल है, यानी ये हो गया आपका ई डी। अब ये आप देखो रेशियो क्या बन रहा है बेटा, देखो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस मैंने यूज़ करा, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारा क्या बनता है बेटा, ये बनता है हमारा tan थीटा, और यहाँ जो थीटा की वैल्यू है वो है 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब हम प्लेस करते हैं वैल्यूज़ को, ए ई की वैल्यू कितनी कंसिडर करिए बेटा हमने x, ई डी आपके प्लेस पे कितना है बेटा, यहाँ देखो बी सी और ई डी इक्वल है हमारा 28.5 मीटर है। 1045 की वैल्यू जो होती है बेटा वो 1 होती है, आपको पता है ना। तो 1 यहाँ प्लेस कर, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 28.5 आ गई एक्स की वैल्यू। नाउ जो रिक्वायर्ड हाइट है, रिक्वायर्ड जो हाइट है, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ चिमनी जो हमें मेनली फाइंड करना है, तो वो है बेटा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से यूज़ करें वो है हमारी x प्लस 1.5। क्लियर। तो h की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x हमने कितना फाइंड करा है 28.5 मीटर है, प्लस 1.5 मीटर ये है, मैं मीटर यूनिट लिख रहा हूँ। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे, देखो 5 हो गया आपका 10 हो गया, 8 और 1 9 और फिर 10 हो गया, है ना। और फिर कितना हो गया बेटा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, फिर ये 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा मीटर में। यानी हम लिख सकते हैं बेटा हाइट कितनी आ गई हमारे पास में, हाइट इज़ 30 मीटर, दैट इज़ h की वैल्यू आ गई हमारे पास में 30 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड हाइट आ गई, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा ये थे हमारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन जो मैंने अब तक आपको कराए, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप टाइप वाइज क्वेश्चन को करते जाओ और आप हर तरह की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते जाओगे जो भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, प्लीज़ नोट करिए।